देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारे सामने ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 15,000, क्लोजिंग क्रेडिटर हैं 45,000, नेट परचेज है 3,60,000 रुपए की। हमको फाइंड आउट करना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर निकाल के देखो क्या आएगा इसका। 8 गुना, 12 गुना, 15, 10 गुना, 11 गुना। देखो इसका आंसर आइडेंटिफाई करके देखो। पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो नेट क्रेडिट परचेज कितनी है? 3,60,000। 3,60,000 रुपए को डिवाइड कर देना इन दोनों की एवरेज से। 45,000 प्लस 15,000 दोनों की एवरेज जब आप करोगे तो वो आएगा 30,000। तो 3,60,000 रुपए को जब आप 30,000 रुपए से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 12 गुना, 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जिसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल कह लीजिए या एवरेज क्रेडिटर्स कह लीजिए। तो यहां पर आप फॉर्मूला पुट करके देखना, आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत इजी है ये। यस, बिल्कुल करेक्ट सुनीता रोहताश, एग्जैक्टली 12 गुना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड टू अकर एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन एज। किसी भी नकद प्रवाह विवरण जो परियोजना के आर्थिक जीवन के अंत में होने की उम्मीद है, डैश के रूप में जाना जाता है। टर्मिनल कैश फ्लो, इनिशियल कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो या सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। ठीक है, ऐसा कैश फ्लो जो हमको उम्मीद है कब होना है, किसी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक लाइफ की लास्ट में, उसको हम क्या कह सकते हैं? यस, इट इज कॉल्ड द टर्मिनल कैश इनफ्लो। इट्स कॉल्ड द टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो किसी भी प्रोजेक्ट के लास्ट में, जो हमारा लास्ट का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें होता है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी जितने भी हमारे निपटारे होते हैं या जितनी भी हमारी वर्किंग कैपिटल की वसूली से टैक्स के बाद का होता है, तो कैश फ्लो उसके अंदर इनको उसको लेकर चलते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमको बताना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इसमें से सही वाला फॉर्मूला कौन सा है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, बट अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से। अब आप इसमें से देखकर बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमारा प्रॉपर फॉर्मूला क्या है। मतलब 3 फॉर्मूले हमारे पास गलत हैं, एक फॉर्मूला हमें ठीक दिया हुआ है। जो जो ठीक दिया हुआ है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करके देखना है। जल्दी से बताओ। मैं आपको वैसे बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट रिटर्न है तो रिटर्न को माइनस कर देना, प्लस हमारे पास वेजेस हैं, प्लस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, माइनस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ये होता है हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जहां पे भी आपको ये फॉर्मूला इस तरह का मिले तो वो हमारा फॉर्मूला ठीक है। इसके अलावा हमारे जो भी फॉर्मूला दिए हुए होंगे वो समझ लेना आपके गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा डी हमारा आंसर होगा करेक्ट वाला। यस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, डी 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 डी। यस, सुनीता, रोहताश, नेनू, विजय, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the following particulars of ABC Limited, calculate cash flows after the taxation but before the extraordinary item.
टैक्स माइनस करने के बाद, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का हमें कैश फ्लोज के बारे में बताना है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से भी पहले की जो भी हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 12,53,000 रुपए। फिर हमारे पास इनकम टैक्स पेड है 4.5 लाख रुपए, डिविडेंड हमें पे किया है 30,000 रुपए। आपको बताना है कि अब हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन या जितना भी आने वाला है वो क्या होगा। आंसर हमारे पास दिए हुए हैं 16,53,000, 8,03,000, 8,33,000 और 12,53,000। तो आप इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेशन बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस, एग्जैक्टली आंसर हमारा सी ही है, 8,03,000 बिल्कुल एग्जैक्टली। बट हमको फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है 12,53,000, 12,53,000 रुपए में सीधा टैक्स को माइनस कर देना। इस आइटम में से इस आइटम को आप माइनस कर देना 4.5 लाख रुपए का, तो आपका आंसर आ जाएगा 8,03,000 रुपए। यस, एग्जैक्टली राइट। कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेशन कैसे निकालेंगे? कैश जनरेटेड ऑपरेशन फ्रॉम बिफोर टैक्सेशन माइनस इनकम टैक्स पेड। तो आप माइनस कर देना 12,53,000 रुपए में से आप ये 4.5 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स है इसको माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैश एट बैंक है। हमको इन आइटम्स में से कुछ आइटम्स ऐसी देखनी है जिनका टोटल आप क्या निकालोगे? करंट लायबिलिटीज। हमारे पास आंसर दिया हुआ है, ये 4 आइटम्स हमारे आंसर की फॉर्म में है, तो आपको देखना है कि इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, ये तो आप कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज का आपको अमाउंट बताना है क्या आएगा। यस, हमारे पास इसमें 3 ही आइटम हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर एंड द बिल्स पेबल। तो इन तीनों आइटम्स को आप टोटल कर लेना। यस, इन तीनों आइटम्स को आप टोटल कर लेना, तो आपका आंसर आप चेक करके देखोगे, कैलकुलेट कर लो, कुछ भी कर लो, मोबाइल में चेक कर लो, तो ये आएगा 66680। चेक करके देखो कितना आएगा। डबल 6580। ओके, यस ठीक है, 66580। यस, बी। यस, एग्जैक्ट राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
दिया हुआ है 1,44,000, टैक्स की रेट है 50,000, 20,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपए का एक है, 12% हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो 1 लाख रुपए की है। हमको इसमें क्या बताना है, अर्निंग पर शेयर, हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ है। आंसर क्या क्या हो सकता है, 1 रुपीज पर शेयर, 40 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर या 3 रुपीज पर शेयर। ठीक है, यस ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करके देखो। यस सुनीता बिल्कुल एग्जैक्ट। इस क्वेश्चन में ये देखो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है यस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस जितना भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड वगैरह दे देते हैं वो डिविडेंड आप पे कर देना, फिर उसको हमें डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे हमको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट हमको तो ये प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो इस 1,44,000 रुपए में से 50% तो आप टैक्स पे कर देना। तो 1,44,000 में से अगर आप 50% तो टैक्स की बात करें तो 72,000 तो हमारा टैक्स में चला जाएगा। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आने वाला है, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए तो हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद देखो कि हमें शेयर होल्डर को कितना पे करना है, 12%। तो 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 12% पे करोगे तो कितना बनेगा, ये 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आपके शेयर होल्डर का डिविडेंड हो गया। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं, 20,000। तो 20,000 रुपए आप नीचे रख देना। ठीक है, तो ऊपर 72 में से 12 गया 60, 60 को अगर 20 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया 3 रुपीज अर्निंग पर शेयर। आपको मैं फिर से बता रहा हूं अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर देना जितना भी शेयर होल्डर को अपने डिविडेंड पे कर रहा है, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 1,44,000, इसमें से आप 50% तो टैक्स पे करने वाले हो, तो 50% टैक्स तो चला गया आपका 72,000 रुपए। तो 72,000 रुपए क्या रह गया आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह गया। शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना पे करना है, 12%, 1 लाख के ऊपर 12%, 12,000, 12,000 पे कर दो, बाकी रह गए 60,000। 60,000 रुपए को आप 20,000 रुपए से डिवाइड कर देना तो आपका अर्निंग पर शेयर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 3 रुपीज। ठीक है, ठीक है, आप में से बहुत से बच्चों ने सीधा आंसर भी दे दिया है 3 रुपीज पर शेयर, और कोई डी ऑप्शन ही बता रहे हैं, इट्स ओके, आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी लिमिटेड है लिक्विड रेशियो 1.5:1। स्टॉक है हमारे पास 60,000 रुपए का, करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 1,20,000 रुपए की, हमको बताना है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो निकालना है तो हमारे पास देखो कोई ना कोई तो आइटम आप लिंक कर लोगे, लिंक करोगे तो देखो उसके बाद क्या होगा, चेक करके देखो। हमारे पास क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो है, स्टॉक है, करंट लायबिलिटीज हैं, तो इन सारी आइटम्स के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। आंसर हमारे पास दिए हुए हैं 4:3, 3:1, 1:1, 2:1। तो आप जल्दी से करंट रेशियो फाइंड आउट करके देखिए।
यस, एग्जैक्टली आंसर हमारा पास आने वाला है 2:1। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं दिखाने वाला, बट आप इसको सोल्व करके देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले भी बहुत बार सोल्व करके दिखा चुका हूं। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप अपने तरीके से सोल्व करके देखना। क्विक रेशो के बेस पर आप क्विक एसेट्स फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। स्टेप्स मैं बता देता हूं आपको। क्विक रेशो के बेस पर या लिक्विड रेशो कह लो, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो के बेस पर आप लिक्विड एसेट फाइंड आउट कर लेना। लिक्विड एसेट्स के अंदर आप स्टॉक को प्लस कर देना। क्या प्लस करना है? स्टॉक को। लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को ऐड कर देना। हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, करंट लायबिलिटी से आप डिवाइड कर देना तो हमारे पास आ जाएगा करंट रेशो। ठीक है, करके देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the limitation of a cash flow statement? हमको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की इसमें से कौन सी लिमिटेशन है। It discloses the solvency position of the enterprises, या it clearly shows the total cash inflows and the total cash outflows। ये तो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। It discloses the liquidity position of firm, ये भी अच्छी बात है। इट इग्नोर्स द नॉन कैश ट्रांजैक्शन, हम इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हैं। यस, ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसके अंदर हम जो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती उसको तो हम इग्नोर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते नहीं है। और ये बात हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन में आती है, डी मेरिट्स में आती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash expresses the assets and liabilities as percent of total assets and expense and profit as the percentage of sale। ठीक है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स फाइल करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, स्टैट्यूटरी बैलेंस शीट या एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऐसा क्या है जो संपत्ति और देनदारियों को कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में या व्यय और लाभ को बिक्री के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है? किसमें ऐसा हम रेडी करते हैं? कॉमन सेंस स्टेटमेंट में, स्टैट्यूटरी बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये एक ब्रिज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। ऐसा हम काम कहां पे करते हैं? यस, ये होता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंडर में। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का चैप्टर होगा तो वहां पे आप स्टडी करके देखना, तो वहां पर ही हम ऐसा करते हैं। जितनी भी पार्टिकुलर एसेट्स होती हैं उनको हम टोटल एसेट्स से, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको टोटल लाइबिलिटीज के साथ, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं उसको हम सेल्स के साथ कंपेरिजन करते हैं और परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा काम होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। फिर भी किसी को डाउट हो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का चैप्टर खोल के देख लेना, वहां पे आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट रेशियो इज द प्राइमरी यूज्ड टू एक्सेस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल या एप्लीकेशन ऑफ डेट या लिक्विडिटी पोजीशन। करंट रेशियो को हम प्रारंभिक रूप से क्या आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं? हमें क्या पता चलता है करंट रेशियो से? Current ratio the preliminary used to access the dash level of inventory, effective utilization of capital, application of debt या liquidity position। क्या? Yes, liquidity position, D। नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी ए लिमिटेड हैज द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द 1.6। हमारे पास जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है हमारे पास 1 to 1.6।
फिर एज कंपेयर टू इट इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.4, इंडस्ट्रीज के अंदर जो चल रहा है वो है हमारे पास 1.4, अदरवाइज हमारा तो 1.6 है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। जो हमारी कंपनी का जो पर्सनल डेट इक्विटी रेशो है वो है 1.6, जबकि पूरी इंडस्ट्री के अंदर मतलब हमारी जैसी और भी कंपनियां हैं उन कंपनियों का जो डेट इक्विटी रेशो है वो है 1.4। इसका क्या मतलब है, दूसरों से कंपैरिजन करें तो हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। पॉइंट नंबर 1, द कंपनी विल नेवर एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद क्रेडिटर्स, कंपनी को अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने में कभी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। या the company has greater than average financial risk when compared to company in the another some industry, हमारे पास रिस्क ज्यादा है दूसरी कंपनियों से अगर हम कंपैरिजन करें तो। थर्ड ऑप्शन, the company will be viewed as the having the high credit worthiness, हमारे पास क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा है। फोर्थ ऑप्शन, the company has been less leverage as compared to other firm in the industry, अन्य उद्योगों की फर्मों की तुलना में कंपनी का जो हमारे पास लीवरेज है वो कम है। इस चारों में से क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। क्वेश्चन नंबर पुट करना और फिर आंसर देना साथ में। ये बात हमको पता है कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो जितना कम होता है हमारे लिए उतना अच्छा रहता है, बट हम कंपैरिजन करें इंडस्ट्रीज के साथ, दूसरी फर्मों का तो चल रहा है 1.4, हमारा जो रेशो है वो है 1.6, मतलब हमारा तो अगर 1.4 से कम होता तब हम अच्छे होते, बट यहाँ पर तो उल्टा चल रहा है। इसका मतलब डी हमारा बी आंसर रहेगा। कंपनी के पास जो हमारी फाइनेंशियल रिस्क है हमारे पास ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अनदर फर्म्स, दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, क्योंकि चलना तो चाहिए 1.4, अगर हमारा 1.4 से नीचे का होता 1.3 होता 1.2 होता फिर तो हम सेफ थे, रिस्क कम था दूसरों के कंपैरिजन में। अब दूसरी फर्मों का है 1.4, हमारे पास है उससे भी ज्यादा, तो हम फाइनेंशियली दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में रिस्क हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपको फिर भी डाउट रहता है तो मैं इस टाइप के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आपको बोल देता हूं, मेरे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, कॉमर्स क्लासेस गौरव मिगलानी के नेम से चैनल है। इस चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, रेशोज के नाम से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टडी करने को मिलेंगे और हर एक रेशो को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आप उन रेशोज की एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं तो आपको रेशोज में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चैनल पे जा सकते हैं, रेशोज के नाम से प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, एक एक रेशो को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लीजिए, अदरवाइज रेशोज की जो एक्सप्लेनेशन है आपको थंबनेल से देखने को मिल जाएगा, तो उन रेशो की एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, बाद में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनीता, अभी इस टॉपिक के ऊपर चाहे कितनी भी कन्वर्सेशन या कंट्रोवर्सी कर लो खत्म नहीं होने वाली है, बट जो सच है वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमने लोन ज्यादा ले रखे हैं, क्योंकि दूसरों का तो है ना, दूसरों के कंपैरिजन में तो हम 1.6 है ना, तो चेक करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको बोल रहा हूँ रेशोज की प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे एक्सप्लेनेशन देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे डेट इक्विटी रेशो मैंने अलग से पूरी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वाई ऐसा क्यों, रेशो है क्या, उसकी फॉर्मुलेशन कैसी है, उसकी सिग्निफिकेंस कैसी है, इसको हम फाइंड आउट क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, सारी बातें मैंने अलग अलग रेशो को मैंने एक्सप्लेन करके किया हुआ है। तो वहां पे जाना, एक बार देख लेना, आपके सारे रेशोज क्लियर हो जाएंगे एक ही बारी के अंदर, आई चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, दीर्घकालीन शोधन क्षमता डैश के द्वारा दर्शाई जाती है, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि यही तो एक रेशियो है जो सॉल्वेंसीज में काम आता है।
आगे देखते हैं, द करंट रेशो द कंपनी 2:1। एक कंपनी का करंट रेशो कितना है? 2:1। कह सकते हैं ना कि करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख, सॉरी करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख। कह सकते हैं ना, करंट एसेट 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। कंपनी कहती है कि मैं अपनी मोटर व्हीकल को, मान लो ये मोटर कार को सेल कर देती हूँ कैश में, डिस्पाइट हैविंग अ स्लाइट लॉस, कुछ लॉस हो रहा है फिर भी मैं उसको सेल करना चाहती हूँ। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सच सेल व्हाट विल हैपन टू द रेशो। अगर हमारी वो मोटर व्हीकल सेल हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो एक बात ध्यान रखो, ये मोटर कार हमारी एसेट्स है, कौन सी? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का करंट रेशो के साथ कोई लेना देना नहीं होता। मान लो मैंने एक मोटर कार बेच दी 2 लाख रुपए की, तो मेरा कैश तो ऐड हो ही जाएगा। तो मान लो 2 लाख पहले से थे, 2 लाख और आगे तो 4 लाख हो गया। पहले रेशो था 2:1, अब रेशो हो जाएगा 4:1। तो डेफिनेटली मोटर कार सेल करते ही हमारा रेशो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो रेशो विल इंप्रूव। तो ये हमारे पास बी आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक कंपनी कहती है कि मेरा जो करंट रेशो है वो 2:1 है। अगर मैं अपना मोटर कार अगर सेल कर देती हूँ, हालांकि कुछ लॉस भी हो रहा है सेल करने पर, बट इट्स ओके, लॉस होने के बावजूद भी वो मोटर कार को सेल करती है, तो सेल कर देते हैं, तो उसके बाद करंट रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है? करंट रेशो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि मान लो हमारे पास पहले से 2 लाख है, लाइबिलिटीज 1 लाख है, 2 लाख रुपए की मैंने मोटर कार सेल कर दी, तो रेशो तो मेरा 2:1 था। मोटर कार को सेल करने के बाद क्योंकि मेरे पास कैश आया है, वो कैश मेरा करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा, तो मेरा रेशो इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि पहले 2:1 था, अब कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 4:1। ठीक है,